So read the first and second slide again. So देखो ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन इट इज, अब ये देखो हमने बिल्कुल शुरुआत में जो मोशन पढ़ी थी इट वाज अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। हमारी कार एक रोड पर ट्रैवल कर रही थी या बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे सभी टाइप की मोशन हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ी है। दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। या इस बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरी मोशन हमने इसके बाद पढ़ी थी, इट वाज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या खासियत थी? ये जो ऑब्जेक्ट था इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने देखा है। अब देखो ये दोनों केसेस में द मोशन वाज नॉट रिपीटेटिव। ठीक है, बस ये गाड़ी एक पॉइंट से गई दूसरे पॉइंट पर जाकर रुक गई, ये बॉल सबसे ऊपर हाइट पर गया वहां जाकर रुका, या ऊपर से नीचे आएगा नीचे आकर रुक जाएगा। इवन अबाउट प्रोजेक्टाइल, इसे ए पॉइंट से लॉन्च करो, ये बी पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, सो ये नॉन रिपीटेटिव मोशन थी, रिपीट नहीं कर रही थी खुद को बार बार। हमने कुछ मोशन पढ़ी थी, कौन सी सर? सो वी डिस्कस सर्कुलर मोशन, इसमें यूसीएम भी हमने देखी, एंड प्लैनेटरी मोशन भी हमने ग्रेविटेशन में पढ़ी है। ठीक है, अब ये मोशन की क्या खासियत थी यूसीएम या प्लैनेटरी मोशन की? ये मोशंस खुद को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती थी। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन भी इसी प्रकार से रहेगी। प्लैनेटरी मोशन के लॉज किसने दिए थे, याद है क्या? केपलर के लॉ। ठीक है, केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लॉ दिए थे। सो अब देखो ये यूसीएम भी है और ये प्लैनेटरी मोशन भी है, these were repetitive motions। ये खुद को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करती है, ऐसे मोशन को क्या नाम देते हैं हम? These are periodic motion। The motion which repeats itself after a particular interval of time are periodic motion। अब और एक डिफरेंट टाइप की पीरियोडिक मोशन हम हमारे आजू बाजू में ऑब्जर्व करते रहते हैं। सर कौन सी मोशन हम ऑब्जर्व करते रहते हैं? तो देखो मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ क्रेडल, पता है क्या आपको? या इसके सिमिलर रहेगा आराम खुर्ची। आराम खुर्ची पता है? यस सर। इसकी मोशन कैसे होती है? आराम खुर्ची जनरली ये इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई अपवर्ड डाउन।
सो देखो, ये आपको पता है ये आराम खुर्ची का क्या होता है। ये पार्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। आप पीछे अगर रेलते हो तो ये थोड़ी सी पीछे के साइड में जाएगी इस प्रकार से, और फिर इनर्शिया से ये वापस इस पोजीशन में आने वाली है। सो ये जो पार्ट है ये ऊपर नीचे होने वाला है, ठीक है। सेम इज छोटे बच्चों का वो छोटा क्रेडल घोड़ा घोड़ा जो प्रकार असतो ना, सो वो भी इस प्रकार से रहता है। तीसरी इस कैटेगरी की मोशन हमने ऑब्जर्व की होगी, पेंडुलम ऑफ क्लॉक। सर वॉल क्लॉक। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ठीक है। ऐसा जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, किसी ने तो वेव्स कहा था, वेव्स के जगह एखादी बोट या एखादा ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं टॉसिंग अप एंड डाउन। जब वेव्स आती है तब ये बोट ऊपर नीचे होती है वेव्स के साथ, ठीक है। सो ये सभी, ये जो मोशन है, अब ये सर्कुलर मोशन जैसी मोशन नहीं है, बट दीज आर पीरियोडिक मोशन। एंड इंटरेस्टिंगली यहां पर अप एंड डाउन या टू एंड टू एंड फ्रो, फ्रो। ठीक है, इस प्रकार की मोशन है। ऐसे मोशंस को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। Such motions are called as oscillatory motion। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है कि जहां पर ऑब्जेक्ट की मोशन एक, कोई तो हम जिसे मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है, एक इंटरमीडिएट पोजीशन रहेगी, उसके अप एंड डाउन, आगे या पीछे, लेफ्ट या राइट, ऐसे अगर होते रहती है तो ऐसे मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जो अभी तक थे, दोज वेयर इंजिन्स, ठीक है। और इस इंजन में जो पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है वो अप एंड डाउन होती है। सो इसे समझना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली दैट, जो सभी पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, ये पार्टिकल की मोशन भी इस प्रकार से है। सो बेसिक मैटर का नेचर एंड उसका बिहेवियर भी अगर समझना है तो ये मोशन समझनी पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा साउंड। साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या नेसेसरी है? मीडियम। मीडियम। मीडियम है फिर भी साउंड प्रोड्यूस होगा। टेबल पर वाइब्रेशन। मैंने बुक रख दिया, वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। सो प्रोपोगेशन के लिए मीडियम है, हाँ, प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट के भी वाइब्रेशन होने वाले हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट जो मीडियम है उस मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट होने वाले हैं। सो इन सभी को अगर समझना है तो ये इस टाइप की बैक एंड टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर, अप एंड डाउन, ये मोशन हमें समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा, इवन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पर भी अब पार्टिकल का नहीं बट किसी ना किसी प्रॉपर्टी का इस प्रकार से ऑसिलेशन होता है, वो एक मीन पोजीशन से वैरी होती रहती है, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑसिलेटरी मोशन फॉर्म्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स, और इसलिए इसको जरूरी है, ठीक है। ध्यान में आ रहा है कहाँ कहाँ ये रिलेटेड है? पिस्टन सिलेंडर, साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन,
इवन AC and electromagnetic waves, ठीक है, vibration of atoms and behavior of material, इन सभी जगह पर ये ऑसिलेटरी मोशन का कुछ ना कुछ रिलेशन है, एंड दैट्स व्हाई ये हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे रेक्टिलिनियर मोशन पढ़नी थी, एक आधे कार की या एक आधे फ्री फॉल वाली मोशन हमें पढ़नी थी, तो हमें पहले क्या क्या समझना पड़ा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ध्यान में लानी पड़ी? फ्री फॉल या रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी? यू कैन टर्न ऑन योर माइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना पड़ा क्या? यस सर। वेलोसिटी नाम की कुछ चीज पढ़ी क्या हमने? यस, एक्सीलरेशन और टाइम ड्यूरेशन। एक्सीलरेशन कुछ पढ़ा क्या? टाइम ड्यूरेशन, टाइम का कंस्ट्रेंट आया क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पिक्चर में लाया क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी हमें ये जो मोशन पढ़नी है, समझनी है, इसके लिए कुछ चीजें जाननी समझनी पड़ेगी क्या? तो हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो फॉर ऑसिलेटरी मोशन या फॉर पीरियोडिक मोशन इन जनरल, अभी जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन इन पर्टिकुलर, ऐसा कब कहा जाता है? तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोशंस है विच आर पीरियोडिक, उसमें से एक मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। सर इसका मतलब ऐसा है क्या कि सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं रहेगी, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन विल बी अ पीरियोडिक मोशन? बिल्कुल सही है। ऐसी कोई पीरियोडिक मोशन पता है कि जो ऑसिलेटरी नहीं है? एक आधी पीरियोडिक मोशन जो इस प्रकार से टू एंड फ्रो, बैक एंड फ्रोर नहीं होती है। पता है किसी को? सर फ्लाइंग। क्या? ऐसी पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। अरे अभी एग्जांपल भी हमने मेंशन किया है। ओके, क्या प्लेनेट की मोशन पीरियोडिक मोशन होती है? मोशन ऑफ प्लैनेट्स Yes, पीरियोडिक sir. है? इज इट ऑसिलेटरी? ऑसिलेटरी है वो? No, sir. नहीं है। पीरियोडिक मोशन, सॉरी, मोशन ऑफ प्लैनेट, सर्कुलर मोशन, ये इस टाइप की मोशन है विच आर पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। बट you consider every oscillatory motion, it will repeat itself after particular interval of time, मतलब every oscillatory motion is periodic motion। और इसको अगर हमें समझना है तो पीरियड इज एक्चुअली टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर सेंस में यूज किया है। हियर वी आर पुटिंग डिस्प्लेसमेंट इन सम डिफरेंट कंटेक्स्ट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो भी देखेंगे। एम्पलीट्यूड एंड फेज, ये चार पांच अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, कंसेप्ट है कि जिनको हमें समझना
जरूरी है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड ऑसिलेटरी मोशन। सो हमारा जर्नी शुरू होगा अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक कंसेप्ट। अगर हम इनको ठीक से समझ गए तो फिर हमें ऑसिलेटरी मोशन समझना आसान हो जाएगा। तो देखो, Sir, sir, हाँ बोलो बोलो। anti-periodic motion is not oscillatory motion. उसका रीजन क्या था वो रिपीट करो ना। रीजन नहीं है, every motion which repeats itself after particular interval of time is periodic motion. सो पीरियोडिक मोशन क्या है, उसमें पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करना है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो अभी तक जो हमने कहा है, अभी और डिटेल में जाएंगे, बट ऑसिलेटरी मोशन में अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, इस प्रकार की मोशन रहेगी। ठीक है, ये टाइप की मोशन भी खुद को इक्वल इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करने वाली है। सो इनको हम पीरियोडिक कहेंगे। सो सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो गई, बट देयर आर सम अदर पीरियोडिक मोशन विच आर नॉट ऑसिलेटरी, जहां पर अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो पार्ट नहीं इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का फैन, एक बार आपने उसकी स्पीड सेट कर दी तो वो पर्टिकुलर टाइम में अपने राउंड कंप्लीट करने वाला है। क्या उसकी ऑसिलेटरी मोशन है क्या? नहीं है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, इनकी मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, इट इज जस्ट पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रही है। दीज आर टू डिफरेंट, व्हाट आई शुड से, डिफरेंट कंसेप्ट। एक का दूसरे के साथ रिलेशन होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आया क्या ध्यान में? Yes. चलो देखो, सो we will discuss periodic motion. So periodic motion के लिए हम कहते हैं the motion that repeat itself at regular interval of time is called as periodic motion. इसे कहा जाएगा periodic motion. The motion that repeat itself after particular interval of time is called as periodic motion. इसके एग्जाम्पल बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। जस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, a boy is climbing a stair and then climbing a stair up and down. ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई स्टेयर्स है तो ये एक्सरसाइज करने वाला आदमी ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस प्रकार से ये एक उसकी रिदम सेट हो गई, ऊपर नीचे इस प्रकार की उसकी मोशन शुरू रहेगी। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं टाइम के साथ, टाइम एंड हाइट, अगर ऐसा ग्राफ निकालते हैं तो ये ग्राफ कैसे आएगा? तो ये हमारी हाइट रहेगी, कितनी हाइट पर ये चढ़ा है, y ऑफ टाइम का फंक्शन है, शुरुआत में नीचे है, फिर ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगा, फिर ऊपर के स्टेप पर है, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे रहा, फिर से ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर के स्टेप पर है, फिर से नीचे आया। तो इस प्रकार से इसकी मोशन चालू रहेगी।
अब ये क्या खुद को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है क्या? तो हाँ सर। सो ये मोशन पीरियोडिक है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ये पीरियोडिक मोशन है। और कौन सी मोशन पीरियोडिक हो सकती है? सो a boy playing game of bouncing ball. बचपन में अपन खेलते थे ना टप्पे टप्पे, बॉल का ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, दिस विल कंटिन्यू, इस प्रकार से चालू रहेगा। सही है। सो इस मोशन को भी अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये मोशन इस प्रकार से कुछ तो दिखाई देगी हमें। ये हाइट रहेगी समय के साथ वेरी होने वाली y ऑफ t, और ये हमारा टाइम है। ये बॉल ऊपर से रिलीज किया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है। तो ये इस प्रकार से बॉल की हाइट अगर हम प्लॉट करते हैं टाइम के साथ तो इस प्रकार से आने वाली है। शायद से कुछ लोगों को क्लिक हुआ होगा, सर ये एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है। बॉल का ऊपर जाना नीचे आना, ऐसे वक्त कौन रोल प्ले करता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का रोल है। इसके साथ अगर आप कुछ फोर्स लगाते हो हाथ से तो वो भी आ जाएगा। सो आपका फोर्स एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कारण एक्सीलरेशन रहेगा। ठीक है। आपने लगाया हुआ फोर्स भी अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये मोशन आप ut plus half at square while coming down and while going up it will be ut minus half at square, इस प्रकार से लिख सकते हो। ये टाइम के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड डिग्री की कर्व दिख रही है। ठीक है। द पॉइंट इज ये सभी टाइप की मोशन खुद को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है। इन सभी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है। ऑसिलेट सर्कुलर मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी लिखा है, इसलिए मैंने अभी मेंशन नहीं किया। तो हमारी सर्कुलर मोशन भी इसी कैटेगरी में आती है। अब इसके आगे जाएंगे, व्हाट इज ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन। अब देखो, किसी को पता है क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन? सर ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी कम रहती है, वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। ओके, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी लो, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो मुझे? सर वाइब्रेशन में गिटार की जो स्ट्रिंग रहती है वो, गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी। ओके, एंड ऑसिलेशन में? सर वॉल का पेंडुलम। पेंडुलम। पेंडुलम क्लॉक, उसका ऑसिलेशन रहेगा। अगर आप विंडो के पास बैठे हो और थोड़ा सा बाहर देखोगे तो हवा के कारण पेड़ की टहनी अगर हिलती है, पत्ते अगर हिलते हैं तो उनका हम ऑसिलेशन कहेंगे। ठीक है। हाँ, बट अगर आप देख रहे हो और आपके सामने एक छोटा सा मच्छर आता है एंड इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट इनफ एंड वो मच्छर अगर उतना क्लोज है तो आप उसके जो विंग्स है वो आपको एक विंग दिखाई देगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप उसे मारते नहीं हो। तो फिर आपको क्या दिखाई देगा? वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होते रहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और इसलिए मच्छर जब कान के पास आता है तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड तैयार होता है, which sometimes becomes irritating. Yeah, actually it is irritating. ठीक है। सो बेसिकली जब बहुत ज्यादा साइकिल्स अगर छोटे से टाइम में कंप्लीट हो रही है तो हम उसे वाइब्रेशन कहेंगे, और बहुत कम साइकिल अगर टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रही है तो हम उसे ऑसिलेशन कहेंगे। अदरवाइज इन दोनों में
कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा कुछ रूल नहीं है इससे कम फ्रीक्वेंसी तो ऐसा कहना, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ऐसा कहना। इन जनरल हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। तो सम टाइम ऑसिलेशन की जगह वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की जगह ऑसिलेशन आपको कहीं कहीं दिखाई देगा। आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली ड्यूरिंग सम पीरियोडिक मोशन during some periodic motions body or object undergoing oscillation या undergoing motion has an equilibrium position inside its path. And अब ये important है, हाँ, and when body is in this equilibrium position, no external force acts on it. No net external force. External force रहेगा, net external force. ठीक है। When body is displaced from this equilibrium position, body is displaced from this position, a force comes into play इक्विलिब्रियम है, हाँ। तो जैसे ही हमने वहां से उसे डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स पिक्चर में आ जाता है विच ब्रिंग द बॉडी बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। gives rise to या which oscillations और वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन का ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारे ऑसिलेशन का या वाइब्रेशन का ओरिजिन है। देखो क्या कहा हमने, यहां से हमने एक्चुअली ऑसिलेशन को टच किया। सो ड्यूरिंग सम पीरियोडिक मोशन बॉडी और ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग मोशन हैज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इनसाइड इट्स पाथ। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। देखो अब हमारे सबके घर में कढ़ाई है, ठीक है। अब इस कढ़ाई में हमने एक छोटा सा बॉल रखा तो इट विल हैव इक्विलिब्रियम पोजीशन समवेयर हियर। अब हमने इसे अगर डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में, अगर हम इसे लेकर जाते हैं तो क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा जो वापस इसे इधर लेकर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और
अब ऐसा फोर्स जब इसके ऊपर एक्ट होने लगेगा, तब ये यहाँ पर लेकर गया हुआ ऑब्जेक्ट ये वापस अपने मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये आगे जाने वाला है और ये लेफ्ट साइड में आएगा। एंड फिर आप इस कढ़ाई में इस ऑब्जेक्ट की इस प्रकार से पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन देखोगे, लेफ्ट टू राइट। एंड अगर ये यहाँ पर कोई भी डेसिपेटिव इफेक्ट नहीं है, डेसिपेटिव मतलब जहां पर एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब इफ दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस तो दिस विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट, दिस विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस पाथ। हाँ, अब रियल लाइफ में क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, इसके कारण थोड़ी थोड़ी एनर्जी खर्चा होगी, फिर धीरे धीरे आकर ये रुक जाएगा। ठीक है, हाँ सर ध्यान में आया। तो वही पार्ट हमने यहाँ पर लिखा है कि ड्यूरिंग सम पीरियोडिक मोशंस बॉडी और ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग मोशन हैज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इनसाइड इट्स पाथ एंड व्हेन बॉडी इज इन दिस पोजीशन नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इक्विलिब्रियम में है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। हाँ, बट व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन a force comes into play which brings the body back to equilibrium position, which gives rise to oscillation and vibration। ठीक है, ये oscillation and vibration को फिर जनरेट करते हैं या सोर्स होता है। हाँ सर मीन्स दैट फॉर इक्विलिब्रियम नो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी, मीन्स चाहिए होता है क्या, नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होता क्या? नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, इक्विलिब्रियम के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमने शायद से थर्मोडायनामिक्स में भी ये पार्ट कहा था, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होती है, इट इज द केस व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम। तो वैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऐसा है कि वहां पर प्रेशर बैलेंस है, नेट फोर्स नहीं है। इसका मतलब फोर्स नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, फोर्स रहेगा। जैसे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर सकते हैं, ये मेरा टेबल है, इस टेबल पर मैंने एक बॉक्स रख दिया, क्या ये इक्विलिब्रियम में है क्या? सर इट इज एट रेस्ट। इट इज एट रेस्ट। सो क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? हाँ, क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द टेबल। सो नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स होने के कारण इसका एसिलरेशन या मोशन हो रही है क्या? नहीं है, इसका एसिलरेशन नहीं है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, इट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अब कहोगे कि दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है ऐसा नहीं है, देयर आर टू डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। शायद से अगर आप और डिटेल में जाओगे तो देयर मे बी विंड मूविंग विच इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द टेबल। सो इस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, बट नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई आप कहोगे नेट फोर्स इज 0, एक्सीलरेशन इज 0। अगर बॉडी इनिशियली रेस पर है तो वो रेस पर ही रहेगी, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, जैसे यहाँ पर भी हमने कहा कि इसका फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है, और फ्रिक्शन पिक्चर में आने के कारण ये धीरे धीरे इसकी जो पहले ये एंड तक जाता था इतना, ये मोशन थोड़ी थोड़ी कम होते होते ये अपने जगह आकर रुक जाएगा।
जो आपने झूले के साथ भी ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़े समय के बाद वो झूला रुक जाता है। सो सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होता है कि जिसके अगेंस्ट आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है और फिर ये ऑब्जेक्ट एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, और जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट की जो कि ऑसिलेशन में है इसकी एनर्जी कम होगी तो इसका ये मोशन जो है ये धीरे धीरे कम होते जाएगी। एक पॉइंट आ जाएगा कि इसकी पूरी एनर्जी ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते करते खर्चा हो गई तो ये रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक पार्ट, व्हाट इज एसएचएम। बार बार ये वर्ड आने वाला है तो एसएचएम को लिख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन is the simplest form of oscillatory motion. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम प्यार से क्या कहते हैं? जैसे आपको प्यार से किसी को रानी, किसी को बंटी, किसी को कुछ भी ऐसे छोटे छोटे नाम होंगे करके, वैसे ये एसएचएम ये प्यार से हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो बहुत बार अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पूरा वर्ड की जगह हम एसएचएम कहेंगे। सो एसएचएम, व्हाट इज एसएचएम? इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जैसे ही मैं ऑसिलेटरी कह रहा हूँ दो तीन चीजें आपके मन में आनी चाहिए। कौन सी? ये पीरियोडिक है, इसकी कोई ना कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, इसकी टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, इस टाइप की मोशन होने वाली है। तो एसएचएम ये ऐसी मोशन है this motion arises when force acting on the oscillating body is directly proportional to displacement from the mean equilibrium position. ठीक है, दूसरा पार्ट, at any point in oscillation the force is directed towards the mean position. ठीक है, दो चीजें कही हमने। एसएचएम, जब हम एक आधे ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम कहते हैं तो हमारे सामने दो चीजें हैं। एक, जो कोई भी फोर्स यहाँ पर एक्ट होने वाला है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा है स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकंड, एट एनी पॉइंट इन ऑसिलेशन, ठीक है, द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमेशा मीन पोजीशन के तरफ डायरेक्टेड रहेगा।
ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं SHM। अब देखो, सिंगल पार्टिकल की इस प्रकार से ऑसिलेटरी मोशन होगी, ठीक है। दैट सिंगल पार्टिकल में बी एयर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन एयर, ठीक है, ऐसा कोई भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है, शायद से वो मटेरियल का एक आधा पार्ट हो सकता है, बट आपको पता है कि मटेरियल या मैटर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एंड दिस पार्टिकल दे हैव सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है, जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज रोल प्ले करती है, विस्कस प्रॉपर्टीज रोल प्ले करती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका होता है। तो अगर एक पार्टिकल ऑसिलेट होगा, as the neighboring particle has some kind of interaction with this particle, इसकी motion बाजू वाले को ट्रांसफर हो सकती है, and if such kind of motion is getting transferred to neighboring particle, वो भी ऑसिलेट होने लगेगा। अब मैटर में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल का ऑसिलेशन दूसरे को ट्रांसफर होना इज बेसिकली वेव, ठीक है। सो वेव समझना है तो बेसिक में ऑसिलेशन समझना जरूरी है। एक पार्टिकल का ऑसिलेशन है, बहुत सारे पार्टिकल हो गए, ये मोशन ट्रांसफर होने वाली है, तो हम उसे कहेंगे वेव। और ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन के पार्टिकल को ये ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। सो बस ये हमारे ऑसिलेशन का बिल्कुल बेसिक है।